हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको स्थिर अनुपात का नियम समझा दिया था। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको कि कोई भी यौगिक है, ठीक है, उसमें जो तत्व होते हैं ना, उनका जो अनुपात रहता है वो सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है। यही तो कहा था मैंने आपको। ठीक है, कि इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको जानना जरूरी है कि जो यौगिक है ना वो प्योर होना जरूरी है। एक बात मैंने आपको बताना भूल गया था, जो यौगिक है ना वो प्योर होना जरूरी है। मतलब कि अगर पहला वाला आप CO2 देख रहे हैं और दूसरा वाला CO2 देख रहे हैं, तो दोनों CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो एटम है ना वो सेम होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना, कार्बन के देखो, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है और एक कार्बन 14 है। ठीक है, तो समस्थानिक नहीं होना चाहिए। एक बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये ना हो कि ये कार्बन 12 हो जाए और ये कार्बन 13 हो जाए, नहीं फिर तो गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्योंकि समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक तो सेम होता है लेकिन परमाणु भार क्या होता है, अलग होते हैं। अगर ये 13 हो गया और ये 12 हो गया तो फिर तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना नेचर में। क्योंकि फिर यहाँ का रेशियो क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है, 13:32 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 12:32, है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समस्थानिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ कार्बन 12 है तो यहाँ भी कार्बन 12 ही होना जरूरी है। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं और आज हम पढ़ाएंगे आपको गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा मैं आज आपको? गुणित अनुपात का गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है ये तो मैं आपको डिस्कस नहीं करने वाला हूं अभी। क्योंकि अगर ये मैंने आपको पहले बता दिया तो वो बात ना तो आपको पल्ले पड़ेगी कि क्या बोल गए सर, और फिर जो मैं एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा वो पढ़ाना मेरा वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं है? तो स्टार्ट ना मैं हमेशा एग्जाम्पल से ही करता हूं, तो आज भी एग्जाम्पल से ही करूंगा। ठीक है, क्योंकि पहले एग्जाम्पल आप समझ जाओ कि क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसके बाद तो उस देखो एग्जाम्पल समझ में आ गया ना तो डेफिनेशन तो अपने आप बन जाती है। डेफिनेशन फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैं बस आपको एक बात बता रहा हूं। सपोज करो एक हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट हमारे पास है, दो डिफरेंट एलिमेंट हमारे पास है। और जब ये आपस में सहयोग करते हैं ना तो ये दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हो। दो भिन्न तत्व क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग यौगिक बनाने की क्षमता रखते हो। ऐसे दो एलिमेंट हमने ले लिए, सपोज करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये आपस में संयोग करेंगे, ऐड होंगे, तो इनके द्वारा ना हम दो प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। आपने कभी पढ़े हो या ना पढ़े हो फिर भी मैं आपको बता दूं, एक तो H2O जल तो आप सबको पता है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। ठीक है, इसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और इसका नाम है जल। ठीक है, जल तो आपने पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूं, ये जेन्युइन यौगिक है। अच्छा, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से जो चाहे वो बना दिया, ऐसा नहीं बनता है। यौगिक ना प्रकृति में होना भी चाहिए, नेचर में उस यौगिक की प्रेजेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि जो मन किया वो ठोक दिया, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के दो प्रकार के यौगिक बनते हैं, एक जल भी बनता है, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। तो ये जेन्युइन यौगिक है, नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ना आपको H2O और H2O2 में क्या डिफरेंस दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ना हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान आप सबको पता है यहां पर 2 होगा। भाई हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता तो 1 है, लेकिन H2 है ना, तो H2 का मतलब क्या, अगर 2 हाइड्रोजन है तो द्रव्यमान 2 ही तो होगा। समझ रहे हो बात को? बोलने का मतलब क्या भाई, H2 द्रव्यमान 2 होगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, 16। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको ग्राम में व्यक्त करना चाहूं तो इसको हम कह सकते हैं, ये मैंने आपका पूरा 1 मोल लिया है। ठीक है, अभी 1 मोल लिया है तो इसको मैं 2 ग्राम और 16 ग्राम लिख सकता हूं। तो मोल छोड़ो, अभी ग्राम छोड़ो, क्योंकि अभी तक मैंने आपको मोल पढ़ाया नहीं है तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। जो चीज पढ़ाई नहीं उसके बारे में क्यों डिस्कस करना। अब तो सिंपल वे में रहने दो।
H2O है, H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान टोटल कितना है? 2 है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक, दूसरे हाइड्रोजन का एक, मान लो 2। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। H2O2 में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? H2 है तो 2 ही होगा। और O2 का कितना हो जाएगा? क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, यहां पर मैंने दो अलग अलग एलिमेंट लिए, दो अलग अलग एलिमेंट में मिल करके या संयोग करके दो अलग अलग यौगिक बनाए। इन दोनों अलग अलग यौगिकों में एक कोई ऐसी बात बताओ जो कॉमन हो। तो इन दोनों में एक कॉमन बात क्या है? देखो, यहां हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है और यहां भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है। यानी कि जब दो एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हैं? संयोग कर रहे हैं। तो संयोग करने के बाद एक चीज इन दोनों में कॉमन दिखी हमें कि एक एलिमेंट का द्रव्यमान ना फिक्स हो चुका है। ठीक है, फिक्स हो चुका है, हमने फिक्स कर दिया, एक ही बात है। ठीक है, जो ये नियम कहता है उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो एक तत्व का द्रव्यमान तो यहां पर फिक्स है और दूसरे तत्व का द्रव्यमान, जैसे ऑक्सीजन का द्रव्यमान वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है मतलब चेंज हो रहा है। एक में 16 था तो दूसरे में क्या हो गया? यहाँ ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 हो गया। तो अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो निश्चित है 2 और 2, अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि यहां ऑक्सीजन का द्रव्यमान और यहां के ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है, तो आप कह सकते हो 16:32 है, 16:32। और इसको अगर सरलीकृत करोगे तो 1:2 है कि नहीं है? यानी कि जब ये दोनों तत्व आपस में सहयोग कर रहे थे, दो अलग अलग प्रकार के यौगिक बन रहे थे, तो उसमें एक तत्व का द्रव्यमान तो निश्चित था और दूसरे तत्व का द्रव्यमान क्या हो रहा था? वेरी हो रहा था। और वेरी भी कैसे हो रहा था? सरल अनुपात में। और ये नंबर ना होल नंबर है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं जो रेशियो आ रहा है यहां पर दूसरे वाले तत्व का, जो रेशियो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? सिंपल होल नंबर आ रहा है। सिंपल होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं है? तो अब यहां से अगर मैं आपसे नियम बनाने को कहूं तो आप नियम बना सकते हो, यहां से आराम से बना सकते हो। देखो कैसे बना सकते हो, कैसे बनाओगे? देखो, दो भिन्न भिन्न तत्व जब आपस में संयोग करते हैं, ठीक है, दो भिन्न भिन्न तत्व जब आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक, यहां पे तो दो बने, अधिक भी बना सकते हैं, उसका भी एग्जांपल बताऊंगा। दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, यहां पर दो यौगिक बने, ठीक है। तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, किसका द्रव्यमान निश्चित है? हाइड्रोजन का ना। तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में सरल अनुपात पाया जाता है। क्लियर हो रही बात? भाई, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग होने वाले, कौन सा संयोग हो रहा है? ये ऑक्सीजन संयोग हो रहा है ना। भाई, हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो निश्चित है और ऑक्सीजन संयोग हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन संयोग हो रहा है तो किस अनुपात में संयोग हो रहा है? सरल अनुपात में संयोग हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक निश्चित द्रव्यमान, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में क्या पाया जाता है? सरल अनुपात पाया जाता है। तो ये सरल अनुपात दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर हो गया? एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, भाई इस तत्व का तो निश्चित द्रव्यमान है और इसके साथ संयोग कौन हो रहा है? ऑक्सीजन ना। तो जो संयोग हो रहा है उसके द्रव्यमान में क्या होना चाहिए? सरल अनुपात होना चाहिए। या तो हम ये कहें कि इनका जो रेशियो होना चाहिए ना, वो सिंपल होल नंबर होना चाहिए। जैसे 1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं आपको, तो वहां से और ज्यादा इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा वाला एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के माना कि यौगिक बनाए, ठीक है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले यौगिक, एक तो N2O है, एक NO है, एक माना कि आपका N2O3 है, एक N2O4 है और एक N2O5 है, ठीक है। यहां पर ले लेना है हमें नाइट्रोजन का मास और यहां पर ले लेना है हमें ऑक्सीजन का मास और यहां पर ले लेना है हमें रेशियो। किसका रेशियो लेना है? एक को तो फिक्स मानना है,
फिक्स अनिश्चित, जिसका मास आप निश्चित लोगे उसके साथ जो दूसरा तत्व संयोग करेगा उसका हमें यहां पर रेशियो ले लेना, ठीक है। वो रेशियो मैं बाद में बात करूंगा। अभी तो पहले आप द्रव्यमान कैलकुलेट करो। देखो भाई, यहां देखो नाइट्रोजन का होता है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, दो नाइट्रोजन है तो ये हो जाएगा 28, ऑक्सीजन का तो 16 ही होता है। यहां देखो ऑक्सीजन का कितना होगा, एक ही ऑक्सीजन है तो 16 होगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है। यहां देखो नाइट्रोजन कितने हैं 28, ऑक्सीजन का कितना है 16 48। यहां नाइट्रोजन 28 है और इतर कितना है 64, 16 पंजे 80, N2 28। अब मैंने जो नियम बताया था, नियम में क्या कहा गया कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व आपस में सहयोग करते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होना चाहिए। तो इसमें अगर मैं यहां देखूं कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान निश्चित है, बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, सब अलग अलग वेरी कर रहा है। क्या नाइट्रोजन का द्रव्यमान निश्चित है, बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। देखो चार जगह तो निश्चित है 28 28 28 28, लेकिन यहाँ 14 हो गया। तो अगर यहाँ 14 हो गया है, क्या मैं इस द्रव्यमान को फिक्स नहीं कर सकता हूँ? क्या 14 को 28 नहीं कर सकता हूँ? कर सकता ना, इसको मल्टीप्लाई विद 2 कर दो भाई। अगर ये 1 मोल है तो इसके 2 मोल ले सकते हैं। अगर इसके 2 मोल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। और अगर ये 28 होगा तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, अब इन दोनों तत्वों में एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित हो चुका है। किसका हो चुका है? नाइट्रोजन का हो चुका है, ठीक है। आप चाहो तो ऑक्सीजन का भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का द्रव्यमान निश्चित करने वाले हो तो उस समय यहां मल्टीपल ऐसा होना चाहिए कि सबका द्रव्यमान निश्चित हो जाए, और नाइट्रोजन में सिंपल क्या होना चाहिए, रेशियो आना चाहिए। तो वो ज्यादा टफ पड़ेगा ना आपको। इससे अच्छा तो ये सबसे बेस्ट है कि आपने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया, क्योंकि चार जगह तो फिक्स ही था, बस एक ही को फिक्स करना था, वो फिक्स कर दिया। तो अब देखो मैंने एक रूल क्या बताया है कि जब दो तत्व आपस में सहयोग करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, यहां तो 5 अलग अलग यौगिक बने, दो या दो से अधिक यौगिक मतलब यहां 5 अलग अलग यौगिक बने, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, ये निश्चित द्रव्यमान वाला तत्व है, इसके साथ संयोग कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान में वहां पर क्या आना चाहिए? सरल अनुपात आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो अनुपात देख लो, 16:32:32:48:64:80, सबको 16 से डिवाइड कर दो तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। रेशियो आया 1:2:3:4:5। आया कि नहीं आया सरल अनुपात में? तो देखो नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या कहा था मैंने? गुणितानुपात का नियम क्या कहता है? क्या कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, देखो थोड़ा सा टफ होता है समझना, लेकिन एक दो बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, यहाँ पर तो दो से अधिक यौगिक बने, 5 बने हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में क्या पाया जाता है? सरल अनुपात पाया जाता है, ठीक है। या यूं कह सकते हैं सिंपल होल नंबर का रेशियो होता है इसमें, सिंपल होल नंबर का रेशियो है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 है ना, 1:2:3:4:5। ऐसा नहीं है कि 1:3.5:4.6, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 के आधार पर ये क्या है? सरल अनुपात में वर्गीकृत है कि नहीं है? एक और एग्जाम्पल से मैं आपको और ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा। समझ में आ गया होगा वैसे तो, एक और एग्जाम्पल देकर के समझा देता हूं आपको। जैसे ना आपका कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के दो अलग अलग यौगिक बना देते हैं। एक में बना दिया CO2 और एक में बना दिया CO, ठीक है। अब देखो यहां पर कार्बन का द्रव्यमान आपको सबको पता है 12 है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 2 है तो 32, 16 दूनी 32। यहां कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो द्रव्यमान किसका निश्चित है? कार्बन का।
और वेरी किसका कर रहा है? ऑक्सीजन का। तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में क्या पाया जाता है? सरल अनुपात पाया जाता है। तो पाया जा रहा है 16:32 मतलब 1:2। देखो कितना इजी है समझना, है कि नहीं है? समझ में आ रही बात? देखो आराम से आप कर सकते हो। जहां भी आपको ऐसा दिखे कि दो तत्व मिलकर के ना दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं, तो वहां पर एक तत्व के द्रव्यमान को अगर आप फिक्स कर दोगे तो दूसरे तत्व के द्रव्यमान में क्या होगा? जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर में आ रहा होगा। जैसे यहाँ आ रहा है 1 2, इससे पहले में आ रहा था 1 2 3 4 5, उससे पहले में भी 1 2 आ रहा था। तो मेरे हिसाब से अब आपको गुणित अनुपात का नियम अच्छे से समझ में आ चुका है। तो एक बार लास्ट में मैं आपको गुणित अनुपात का नियम पूरा डेफिनेशन के साथ बता दूं। मैंने क्या कहा है? जब दो भिन्न तत्व आपस में संयोग करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, ये वाला तत्व का निश्चित द्रव्यमान है, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में क्या पाया जाता है? सरल अनुपात पाया जाता है। ये आपका रूल था और ये आपका रूल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला रूल जो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, वो इससे भी ज्यादा टफ है और उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।